जस्टिस से निजात दिलाने, राजनीतिक गिरफ्तारियों की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने और राष्ट्रपति संदर्भ में भेजे गए 14 सवालों के फैसले में अहम संवैधानिक राय देने वाले भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश भूषण रामकृष्ण गवई साहब हमारे साथ हैं। सर, आपका टीवी 9 में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। बुलडोजर जस्टिस का मैंने जिक्र किया। सरकारें आमतौर पर कानून के दायरे से बाहर जाकर कई बार कदम बढ़ा देती है। ऐसी स्थिति में न्यायिक समीक्षा कितनी जरूरी है? ऐसे मामलों में आप क्या सोचते हैं? देखिए, हमारे संविधान ने जो हमारी डेमोक्रेसी के जो 3 पिलर्स है, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी, तीनों ने कौन से क्षेत्र में कार्य करना ये अपने संविधान ने प्रोवाइड किया है। लेजिस्लेचर कानून बनाती है, एग्जीक्यूटिव उस कानून का तथा जो संविधान ने उनको हक और अधिकार और कर्तव्य दिए हैं उसका पालन करती है, और जुडिशरी जो है वो पार्लियामेंट ने जो कानून बनाए वो संविधान के परिसीमा में है कि नहीं, और एग्जीक्यूटिव जो कार्य कर रही है, कार्यपालिका जो कार्य कर रही है, वो कानून और संविधान के दायरे में है कि नहीं देखने का वॉचडॉग का काम करती है। तो हमने देखा कि कई राज्यों में जो कार्यपालिका के अधिकारी थे, जो लोग एक सस्पेक्ट थे जिनके अगेंस्ट क्राइम रजिस्टर किए हुए थे, उनको उनके मकान गिरा रहे थे बुलडोजर का यूज़ करके। और हमने उसमें उस जजमेंट में हमने कहा है कि नोबडी इज अबाउट लॉ, रूल ऑफ लॉ जो है, कानून का राज्य, ये हमारे संविधान उसको मानता है। और कोई एग्जीक्यूटिव कानून हाथ में लेके किसका अगर घर गिराती होगी तो वो अनजस्ट है। हमने कहा कि राइट टू शेल्टर जो है वो एक फंडामेंटल राइट है। वो मकान बुलडोजर से गिराने से उस घर में रहने वाले जो उसके जो रिश्तेदार है, जो एक्यूज के, तो सिर्फ आरोपी है। अब तक तो उसके भाई बहन, उसके बच्चे, उसके माँ बाप, सबको बेघर किया जाता है। तो हम एग्जीक्यूटिव एक तरह से इट वाज एक्टिंग एज अ जज इन इट्स ओन कॉज। हमने कहा कि ये परमिसिबल नहीं है जी। और हमने गाइडलाइंस उसमें ले डाउन किए कि अगर समझो आपको लगता है कि किसका कंस्ट्रक्शन अनऑथराइज्ड है तो पूरा प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा, उसको हियरिंग देनी पड़ेगी, प्रॉपर नोटिस देनी पड़ेगी, नोटिस के बाद उसके कागजात देख के निर्णय लेना पड़ेगा, और उसके बाद में उसको अपील की भी प्रोविजन दी है। जी। हमने उसमें ये भी लिखा है कि अगर समझो कोई ऑफिसर इस डायरेक्शंस का अगर उसको फॉलो नहीं करता है, उसका वायलेशन करता है, तो इट विल अमाउंट टू कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, और सरकार की जवाबदारी रहेगी कि उसको रिकंस्ट्रक्ट करे और जिस ऑफिसर की गलती की वजह से ऐसा हुआ है उस ऑफिसर से ये अमाउंट रिकवर करें। कई कंटेम्प्ट पिटीशन भी फाइल हुई हैं सर सुप्रीम कोर्ट में आपके फैसले के बाद। आपको क्या लगता है कि जो आगे आने वाले जज हैं वो आपकी तरह से ही इस मामले को देखेंगे, और जिनके पास अब मैटर है क्या वो आपके नज़रिए से ही इस मामले को देखेंगे? क्योंकि ये कहीं ना कहीं मामला राजनीति से जाकर के जुड़ जाता है, तो ऐसे में कई मौकों पर यह भी देखा गया है कि जो पूर्व के फैसले हैं वो बदल दिए जाते हैं। क्या कहेंगे आप? अभी आगे क्या होगा वो तो मैं बता नहीं सकता हूँ, कि हमने जो लॉ है वो ले डाउन किया हुआ है, और जब तक उसको नहीं बदला जाता वो तो लॉ है, इट इज़ बाइंडिंग ऑन ऑल दी अथॉरिटीज थ्रू आउट द कंट्री। जी। एक और अहम बात है सर, राजनीतिक कद को बढ़ाने के लिए कई बार ऐसे स्टंट किए जाते हैं, आमतौर पर चर्चा में लाया जाता है बुलडोजर जस्टिस जैसा मैटर। तो इस स्थिति को लेकर क्या आपने जो देश के विधि विशेषज्ञ थे और जो सरकार की तरफ से वकील पेश होते थे उनसे भी इस पर चर्चा की? नहीं, हमने तो डिसीजन लेने के पहले काफ़ी लंबी हियरिंग हुई उसमें जी। काफ़ी वकीलों ने के उनके आर्गुमेंट सुने। गवर्नमेंट की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जी थे, उन्होंने भी आर्गुमेंट किए। और मैं कहना चाहूँगा कि ये जो जजमेंट है उसमें शासन की तरफ से जो तुषार मेहता जी ने बहस की, उन्होंने उसको एडवर्सरी भाव से नहीं लिया। एक कानून
सही तरह से बनना चाहिए, इस भाव से उन्होंने इसमें अपना असिस्टेंस दिया। तो मैं इसके लिए मैं उनको उनकी सराहना करना चाहूँगा। लेकिन जस्टिस उसी दौरान कई राजनीतिक बयानबाजियां भी सामने आई, उनके मद्देनज़र या आप जब सीजीआई थे तब और अब, चूंकि आप अब रिटायर हो चुके हैं, तो ऐसी स्थिति में शायद उस पर जवाब दे पाएँ कि जो राजनीतिक बयानबाजी सुप्रीम कोर्ट को लेकर के आ रही थी बुलडोज़र जस्टिस के मसले पर, वो उस दौरान आप कैसा फील करते थे और क्या सोचना था सुप्रीम कोर्ट के अन्य जजों का? नहीं, मैं तो सोशल मीडिया को ज़्यादा देखता नहीं हूँ जी। और मेरी हमेशा से यही राय रही है कि जजेस अपने जो डिसीजन देते हैं, दे शुड नॉट be influenced by what people feel or what people would feel about it. They should decide it on the basis of the facts before them. They should decide on the basis of the papers before them, and they should decide in accordance with the law. और किसको आपका जजमेंट अच्छा लगता है या बुरा लगता है, ये पैरामीटर्स नहीं रहने चाहिए। बिल्कुल। एक बहुत अहम सवाल है जो मैं आपसे इसलिए पूछना चाहता हूँ, जो न्यायपालिका की साख को लेकर के जस्टिस यशवंत वर्मा वाला मामला, और जस्टिस यशवंत वर्मा से भी पहले एक बयान जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज की ओर से दिया गया, और उस समय आप सर्वोच्च के बाद दूसरे नंबर के पद पर सुप्रीम कोर्ट के जज थे। किस तरह से इन मामलों में सुप्रीम कोर्ट या सीजीआई द्वारा कदम उठाया जाए कि देश की न्यायपालिका पर भरोसा बढ़ सके? हमने तो जब वो पहला, आप जो पहला इंसिडेंट बता रहे हैं जी, उस हाई कोर्ट के बारे में हमने तो डिसीजन लिया था कॉलेजियम ने। जी, और जस्टिस शेखर यादव की बात कर, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा। जी जी। बट आगे कुछ हुआ नहीं और ये अनफॉर्चुनेटली, और कुछ ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगा मैं, कॉलेजियम ने जो डिसीजन लिया था उनके बारे में, उसको इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए। जस्टिस यशवंत वर्मा के मामले में तो बात काफ़ी आगे तक गई, लेकिन फिर सब कुछ जस का तस रहा और अब मामला पार्लियामेंट में है, महाभियोग की प्रक्रिया को लेकर के सारी बातें आगे बढ़ रही हैं। लेकिन सवाल वहीं पर आकर के खड़ा होता है कि जो सुप्रीम कोर्ट है, देश की सर्वोच्च अदालत है, उसकी साख को ऐसे मामलों में कैसे कायम रखा जाए? आपका अपना विचार क्या है? नहीं, क्या है कि किसी को भी हम, यानी वी कैन नॉट कंडेम एनीबडी अनहर्ड। किसी के अगेंस्ट भी एक्शन लेनी है तो जो कानूनन प्रक्रिया है उसे तो पूरा होना ही पड़ेगा। अगर समझो कोई क्रिमिनल आरोपी है तो अनलेस वो ट्रायल में दोषी पाया जाता है तब तक उसके अगेंस्ट कार्रवाई नहीं हो सकती। भी इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविज़न है इम्पीचमेंट का, उस प्रोविज़न के हिसाब से स्पीकर साहब ने कमेटी अपॉइंट की है अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ सिटिंग जज ऑफ दिस कोर्ट, और होपफुली इट विल गो टू द लॉजिकल एंड। अब ये बात तो मानना पड़ेगा कि उस इंसिडेंट से थोड़ा जुडिशरी के साख पे एक प्रभाव हुआ है, परंतु आज सामाजिक स्थिति ऐसी है कि all the institutions are facing this problem. Black ships are everywhere. जी। कॉलेजियम सिस्टम पर आता हूँ मैं। कॉलेजियम सिस्टम को आप कितना पुख्ता मानते हैं, और अगर आपसे कहा जाए कि इसे बेहतर किया जा सकता है तो आपकी राय क्या होगी? क्योंकि आमतौर पर यह देखा गया है कि भाई भतीजावाद यानी कि नेपोटिज्म के आरोप एक धारणा बन चुके हैं आम आदमी की, कि जुडिशरी में, हायर जुडिशरी में खास तौर पर अगर एलिवेशन होगा, नियुक्तियां होंगी, तो उसमें भाई भतीजावाद, नेपोटिज्म जरूर होगा। क्या कहेंगे आप? ये धारणा तो गलत है। देखिए, कॉलेजियम जो काम करता है वो 3 जजेस या 5 जजेस कमरे में बैठ के आर्बिट्रेरी डिसीजन तो लेते नहीं है। बिल्कुल। अगर हाईकोर्ट में अपॉइंटमेंट करनी है तो हाईकोर्ट का कॉलेजियम सब नाम कंसिडर करके नाम भेजता है। उसके बाद में कॉलेजियम उसको कंसिडर करने के पहले जो एग्जीक्यूटिव के इनपुट्स है, आईबी के इनपुट्स है, मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस के इनपुट्स है, उसके बाद में चीफ मिनिस्टर, गवर्नर, इनके जो इनपुट्स है
और उसी के साथ साथ उस हाई कोर्ट से जुड़े हुए जो सुप्रीम कोर्ट में जजेस हैं उनकी भी सबकी राय ली जाती है। जी, और राय लेने के बाद में, और जब से संजीव खन्ना साहब चीफ जस्टिस बने, हमने इसमें और ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए पर्सनल इंटरेक्शन चालू किए कैंडिडेट के साथ। जी, जी, तो वो पर्सनल इंटरेक्शन का काफ़ी हमें फ़ायदा हुआ। खन्ना साहब के बाद मैंने भी वो प्रोसेस चालू रखा था। सो इट इज़ नॉट एन ओपेक प्रोसेस एज इट इज़ अलिज्ड, इट इज़ अ ट्रांसपेरेंट प्रोसेस। रही बात भाई भतीजावाद की, तो ये गलत है। और दूसरी बात है कि अगर समझो कोई अच्छा कैंडिडेट, कोई जज का रिलेटिव है, अगर कोई रिटायर्ड जज का, फॉर्मर जज का बेटा है, भतीजा है, और अदरवाइज डिजर्विंग है, तो वाई शुड ही बी डिप्राइव्ड ऑफ कंसिडरेशन। अगर उसमें कुछ मेरिट ही नहीं है, उसके बाद उसको बना रहे होंगे तो बात अलग है। मगर और हम जब ऐसे कैंडिडेट जब आते हैं तो वी अप्लाई स्ट्रिक्टर स्क्रूटिनी थोड़े। अगर समझो बाकी किसको हम 60 मार्क में अगर बनाते हैं तो ऐसे कैंडिडेट्स को हम अपेक्षा रहते हैं उसको 70 मार्क्स मिलने चाहिए। एंड आप अभी रिसेंटली हमारी सुप्रीम कोर्ट ने वो लिस्ट पब्लिश की। तो मेरे टेन्योर में 107 हाईकोर्ट जज अपॉइंट हुए और उसमें हमने काफ़ी डिटेल्स भी दिए हुए। तो आप देखिए उसमें कि 107 में से कितने जजेस के रिलेटिव है, वेरी निग्लिजिबल अमाउंट। आपके कार्यकाल में काफ़ी जजों की नियुक्ति हुई, लेकिन किसी महिला जज की नियुक्ति नहीं हुई है। इन लाइटर वेन क्या नाराजगी है महिलाओं से? नहीं, महिलाओं से नाराजगी है नहीं। आप देखिए कि जो 107 हाईकोर्ट जजेस अपॉइंट हुए मेरे पीरियड में, उसमें महिलाओं को अच्छा रिप्रेजेंटेशन है। इतना ही नहीं कि हमने जो महिलाएं सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करती थी, कॉलेजियम, हाईकोर्ट कॉलेजियम को रिक्वेस्ट करके उनका कंसिडर करने के लिए बोला। हाईकोर्ट कॉलेजियम ने भी उनका परफॉर्मेंस देखने के बाद ही उनको नाम रिकमेंड किया। और आज काफ़ी महिलाएं आज हाईकोर्ट जज करके हमारे पीरियड में नियुक्त हुई है और अच्छा काम कर रही है। रही बात सुप्रीम कोर्ट की, तो सुप्रीम कोर्ट में काफ़ी फैक्टर्स कंसिडर करने पड़ते हैं। और उस मैंने बोला, मेरे स्पीच में भी बोला कि मुझे रिग्रेट है कि मेरे पीरियड में महिला जज कोई अपॉइंट हम नहीं कर पाए। यानी अगर आपका टेन्योर और लंबा होता तो शायद वो भी हो जाता। इफ्स एंड बट्स में क्या बोल सकते हैं। एक अप्रिय घटना हुई, उस अप्रिय घटना को लेकर मैं विस्तार में नहीं जाना चाहूँगा। और वो अप्रिय घटना हुई भगवान विष्णु पर एक टिप्पणी के बाद। आपने उस व्यक्ति को माफ भी कर दिया जो अप्रिय घटना करने वाली और गतिविधि को अंजाम देने वाले थे, लेकिन आपके मन में आखिर क्या है इस घटना को लेकर के, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, ये जो आजकल सोशल मीडिया का विनाश है उसको तो हम सब भुगत ही रहे। जी। तो जो कुछ आदमी बोलता नहीं है या बोला भी तो उसको आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट जाके एक नैरेटिव फैलाया जाता है। मैं हरदम कहता हूँ कि आई एम ट्रूली सेक्युलर पर्सन, मुझे हर रिलीजन के बारे में रिस्पेक्ट है। मैं मेरे पिताजी के साथ में अभी भी हम मंदिर में जाते थे, मस्जिद में जाते थे, दरगाह पे जाते हैं, चर्चेस में जाते हैं, गुरुद्वारा में जाते हैं। तो मेरे मन में किसी भगवान के प्रति अनादर रहना, ये सोचना भी गलत है। और हमने जो कहा था वो इट वॉज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ASI, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। मेरा जो आपने वक्फ का जजमेंट पढ़ा होगा उसमें भी उसका जिक्र है। ASI के नोटिफाइड जो ये आती है, इमारतें आती है, वहाँ ASI के परमिशन के बिना एक ईंट भी हिला नहीं सकते। बिल्कुल। तो उस कॉन्टेक्स्ट में मैंने वक्फ के जजमेंट में भी बोला कि जो यानी हेरिटेज प्रॉपर्टीज़ है, ASI नोटिफाइड प्रॉपर्टीज़ है, उनको बचाने के लिए जो प्रोविज़न है वो नेसेसरी है। एट द सेम टाइम जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस है कोई भी रिलीजन के, उसको कंटिन्यू कर सकते हैं जी। तो वो तो मैं सोशल मीडिया देखता नहीं, मगर वो जो नैरेटिव फैलाया गया वो तो टोटली गलत तरीके से फैलाया गया। और बाकी वो जूते की वगैरह आवाज़ बोल रहे तो मुझे तो पता भी नहीं था जब वो मैंने आवाज़ सुनी कि इट हैज़ समथिंग टू डू विथ माई अलिज्ड स्टेटमेंट रिगार्डिंग विष्णु भगवान। मुझे उस समय लगा कि वो कुछ ज़्यादा ध्यान देने लायक बात नहीं है। इसके लिए मैंने तभी उनको फिर लंच रिसेस में मुझे रजिस्ट्रार ने पूछा क्या करना चाहिए, तो मैंने बोला कि छोड़ दीजिए उसको और उनका जूता भी वापस दे दीजिए। ये आपका निजी फैसला था? हाँ, मेरे को जो स्पर ऑफ द मोमेंट में सही लगा वो मैंने किया।
किसी दूसरे आदमी को गलत लगा होगा तो हर एक का अपना अपना परसेप्शन है। जी जी। दो आदमी एक जैसा तो सोच नहीं सकते। बिल्कुल बिल्कुल। हेट स्पीच लगातार देश में बढ़ रही है, कई मैटर सुप्रीम कोर्ट में भी हैं और मैं पेंडिंग मैटर के में नहीं जाऊंगा, लेकिन जस्टिस B.R. गवई ऐसे मसले को लेकर के क्या सोचते हैं? अगर सरकार द्वारा राय मांगी जाए कि इस पर एक ऐसा कानून बनाना है कि हर हाल में हेट स्पीच को कर्ब किया जा सकता है। नहीं नहीं, मैं तो बिल्कुल आई फुल्ली एग्री थी आपके बात से, मैं पूरी सहमत हूँ कि आप अपनी पार्लियामेंट ने, अपने लेजिस्लेचर ने हेट स्पीच को कंट्रोल करने के लिए कानून बनाना चाहिए। सिर्फ हेट स्पीच ही नहीं, हेट स्पीच के साथ जो सोशल मीडिया का मिसयूज़ हो रहा है उसके लिए भी कानून बनाना चाहिए। चूँकि राजनीतिक हलकों की मैं बात कर रहा हूँ, राजनीतिक हलकों की बात कर रहा हूँ, तो मैं ये जानना चाहूँगा कि देश की जो राजनीति है उसको कब सौभाग्य प्राप्त होगा जस्टिस B.R. गवई के उसमें शामिल होने का? नहीं, तो अभी तो मैंने सभी को बोल रहा हूँ, अभी मुझे रिटायर हुए 1 हफ्ता भी नहीं हुआ, 2-4 दिन ही हुए, अभी तो फिलहाल मैं आराम कर रहा हूँ। और मैं हमेशा सोचता हूँ कि जिस समय जैसा समय आए उस समय निर्णय लेना चाहिए। वन शुड नॉट थिंक टू अर्ली, आगे क्या होगा वो जो समय जैसा ठीक लगेगा वैसा निर्णय लेंगे। एक और अहम मसला है जो कि दिल्ली में इस समय प्रदूषण की जो चादर है वो दिल्ली को घेरे हुए है। जब आपने पटाखे जलाने की अनुमति दी तो इसमें कई लोग सहमत थे, आपके आदेश थे, और कई लोग असहमत भी थे। लेकिन आज जब प्रदूषण बढ़ रहा है तब पुराने फैसले को लेकर के लोग बार बार चर्चा कर रहे हैं। कल सुप्रीम कोर्ट पे ही CJI ने ये कह दिया कि उनको शाम को टहलने में दिक्कत हो रही है। चुनाव आयोग के जो वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश द्विवेदी सर, उन्होंने कहा कि वो असहज महसूस कर रहे हैं और सुनवाई के दौरान वो सिर्फ वर्चुअल सुनवाई में पेश हो पाएंगे। आपको क्या लगता है कि जो आपने सुनवाई की थी और उसमें दीर्घकालिक योजना बनाने की बात भी की थी, लेकिन तत्काल कोई उपाय पर आपने क्यों नहीं फोकस किया और क्या वजह थी कि सिर्फ दीर्घकालिक योजना पर ही फोकस किया? नहीं, देखिए एक बात तो है कि हम उसमें एक्सपर्ट्स नहीं है जी जी। और हम हमेशा कहते हैं कि कोर्ट ने एक्सपर्ट्स की चीज़ें जो एक्सपर्ट्स के ऊपर ही छोड़नी चाहिए। तो अभी जब हमारे पास मामला आया तो हमने कुछ डायरेक्शंस भी दिए उसमें। रहा एक हमने नोटिस किया है कि जब ये सीज़न आ जाता है पोल्यूशन जब सीवियर बन जाए, एयर क्वालिटी पुअर बन जाए, उसी समय हम जब नींद में से उठ जाते हैं। तो मैंने उसमें यानी हमने हमारे बेंच ने उसमें डायरेक्शंस दिए कि ये इस तरह से लास्ट मिनट पे ऊपर मेजर्स नहीं लेने चाहिए। हमने साल भर इसको प्रिकॉशन कैसे ला सकते, प्रिकॉशनरी मेजर्स कैसे ला सकते, इसके ऊपर सोचना चाहिए। तो इसके लिए हमने सेंट्रल गवर्नमेंट से भी विनती की। मुझे खुशी है बताने के लिए कि हमको सॉलिसिटर ऐश्वर्या भाटी जी जो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल, उन्होंने बताया कि जो केंद्रीय मंत्री है MOEF के एनवायरनमेंट के, उन्होंने तुरंत मीटिंग बुलाई सब जो कंसर्न चारों राज्य है उनके चीफ मिनिस्टर्स की। MOEF के सेक्रेटरी ने चारों राज्यों के चीफ सेक्रेटरी के साथ भी की है। तो हमने उनसे रिक्वेस्ट किया है कि दे शुड कम आउट विथ अ लॉन्ग टर्म प्लान। इसको सिर्फ 2 महीने में सोच के फिर और कोल्ड स्टोरेज में जाने से वो प्रॉब्लम होता है। तो हर महीने में इसमें कुछ ना कुछ मॉनिटरिंग होना चाहिए। बिल्कुल, आपने हर माह सुनवाई की बात तो इसके लिए मैंने निर्देश भी दिए कि इसके आगे हर महीने में लगेगा जो एक्सपर्ट्स कमेटी है उनकी क्या राय आती है और उसके रिपोर्ट के अनुसार क्या क्या स्टेप्स ले जा सकती है, सो दैट द प्रॉब्लम इज नॉट एड्रेस्ड एट द लास्ट मोमेंट। और कुछ तत्काल डायरेक्शन भी दिए हमने उस ऑर्डर्स में। बिल्कुल बिल्कुल सर। हायर जुडिशरी उसमें तो हमने उस CA की हमने जो बताया कि जो एक्टिविटीज़ है उसको वो अपग्रेड करना चाहती है। जैसे समझो GRAP 2 में जो एक्टिविटीज़ है उनको भी GRAP 3 में डालेंगे, सो दैट दी पोल्यूशन जो है वो और कम हो जाए। तो एवरी स्टेप टू रिड्यूस पोल्यूशन, बट मेनली उसमें एक्सपर्ट्स की ओपिनियन आनी चाहिए। हमें तो कुछ उसमें टेक्निकल नो-हाउ है नहीं। यानी कि आपने दूरदर्शिता अपनाते हुए ये स्पष्ट कर दिया
कि दीर्घकालिक योजना बनेगी तो दिल्ली को पूरी तरह से प्रदूषण से निजात मिल जाएगी। मिल सकती है, बिल्कुल मिल सकती है, संभावना है। संभावना है। सर, हायर जुडिशरी के जो जजेस रिटायर होते हैं, आपका क्या मानना है, उनको सार्वजनिक पद नहीं लेना चाहिए, या फिर उन्हें जिस तरह से सार्वजनिक पद आमतौर पे आप समझ सकते हैं कि मैं किन जजेस की बात कर रहा हूँ, और अगर लेना चाहिए तो उसका मानदंड बहुत ऊंचा होना चाहिए? देखिए, हर एक का अपना अपना सवाल है जी। अभी काफ़ी स्टैट्यूट्स है जिसमें सिर्फ रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज या रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट ही उसको चेयर कर सकते हैं, और इतने साल का जो जुडिशरी में का अनुभव है, उनका जो एक्सपीरियंस है, उनका जो नॉलेज है, उससे अगर कोई इंस्टीट्यूशन को अगर बेनिफिट होता होगा तो उसमें कुछ गलत नहीं है। तो कोई मैंने जो कहा, मैं पर्सनली मैं नहीं लेना चाहता हूँ, क्योंकि मेरी ये धारणा रही है कि आफ्टर आई रिटायर एज ए सीजीआई, मैंने ऐसी कोई भी ट्रिब्यूनल या कोई भी संस्था का एक पोस्ट रिटायरमेंट पोस्टिंग नहीं लेना चाहिए जो सीजीआई की गरिमा से कम हो। ये मेरा वैयक्तिक निर्णय है। जी जी जी। यहीं पर सवाल फिर खड़ा हो जाता है कि क्या आप राजनीतिक कोई दिशा? नहीं, अभी तो फिलहाल कुछ भी सोचा नहीं है। मैं अब आऊँगा राजनीतिक संदर्भ, राष्ट्रपति संदर्भ पर जो आपने फैसला दिया, बहुत अहम फैसला। 5 जजों की संविधान पीठ ने एक फैसला दिया जिसमें ये तय कर दिया कि राज्यपाल और राष्ट्रपति की ओर से जो भी बिल पर मंजूरी देने की समय सीमा है वो कोई नहीं होगी, वो केस टू केस बेसिस पर विचार कर सकती है सुप्रीम कोर्ट। उसमें आपने एक जिक्र किया स्वदेशी संविधान का, आखिर वो क्या है? क्योंकि अभी कुछ ही साल पहले सरकार ने जो आपराधिक कानून था उसमें आमूलचूल बदलाव करके उसको भारतीय किया, तो क्या ये वही कॉन्सेप्ट है कि देश का जो संविधान है वो भी पूर्णतः भारतीय होना चाहिए? नहीं, देश का संविधान तो पूरा भारतीय है ही जी। इसको 1949 में हमारी देश की जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी, उन्होंने करीब करीब 3 साल तक पूरी मेहनत करके बनाया हुआ है। जी। तो शुरू में ये डिनाई कर सकता है कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाते टाइम और पूरी वर्ल्ड के जो कॉन्स्टिट्यूशन थी उनका गाढ़ा अभ्यास किया गया। फ्रेमवर्क ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में बाबा साहब अम्बेडकर रहे या बाकी के जो ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर्स थे, दे स्टडीड वेरियस कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू आउट द वर्ल्ड। जी। तो उसमें के भी कुछ मॉडिफिकेशन करके अपने देश के लिए जो चेंजेस, देश के लिए जो आवश्यक है वैसे चेंजेस करके कुछ प्रोविजंस लिए गए। तो शुरू में सही है, एक ठीक था कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है तो कोई कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को इंटरप्रेट करने के लिए हम दूसरे जूरिस्प्रूडेंस को का यूज़ कर सके। बिल्कुल। पर आज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को 75 ईयर्स हो गए। अभी हमने अमृत महोत्सव कल ही पूरा किया। 75 वर्ष पूरे होने के बाद जो चालू हुआ था कल, 76 ईयर्स कंप्लीट हुए। तो इस दरमियान हमारी सुप्रीम कोर्ट ने, हमारे हाई कोर्ट्स ने जो लॉ इतना डेवलप करके कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करने के लिए, तो हमारे पास पूरा लॉ अवेलेबल है। तो वो रहने के बाद में देन व्हाई शुड वी गो टू द फॉरेन जुरिसडिक्शन? तो इसके लिए अभी आपने मैंने अभी मेरे ख्याल से एज अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट करीब 300 जजमेंट दिए, और एज अ चीफ जस्टिस अराउंड 35 to 40 यानी कुल मिला के 340 जजमेंट दिए होंगे। उसको आपको मेरे ख्याल से 2-4 जजमेंट के ऊपर कोई जजमेंट मिलेगा नहीं कि जिसमें मैंने कोई इंटरनेशनल दूसरे कोर्ट का जुरिसडिक्शन का कोई जजमेंट को रिफर किया हुआ। तो हमारी यही धारणा है कि हमारे कोर्ट ने जब इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑलरेडी किया हुआ है, उसके ऊपर इतने सारे जजमेंट है, तो व्हाई शुड वी रिफर टू द फॉरेन जुरिसडिक्शंस एंड डिसाइड द केस ऑन द बेसिस ऑफ आवर ओन लॉ? तो हमने उसमें भी जो हमने डिसीजन दिया है, जो आप बोल रहे कि हमने कुछ अर्लियर जजमेंट को अपसेट किया, तो हमने नया कुछ किया नहीं है। पहले के जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंचेस के जजमेंट थे उसको इंटरप्रेट करके हमने बोला है। जैसे पहले ही मैंने आपको बोला था कि हमारी संविधान ने तीनों शाखाएं जो है
कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधिपालिका तीनों के अधिकार क्षेत्र कायम किए, शक्तियों का पृथक्करण। हाँ, तो बाय जुडिशियल इंटरप्रिटेशन वी कैन नॉट रीराइट द कॉन्स्टिट्यूशन। जी। जो प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है वो हम जुडिशियल इंटरप्रिटेशन से नहीं ला सकते। रही बात गवर्नर्स जो बोलते हैं कि हमने गवर्नर्स को छूट दे के रखी है वगैरह, तो वो जो बोल रहे हैं उन्होंने पूरा जजमेंट पढ़े बगैर वो कमेंट कर रहे हैं। वो जजमेंट में हमने क्लियरली लिखा है कि दो स्पेसिफिक टाइम लिमिट कैनॉट बी प्रोवाइडेड बट द गवर्नर कैनॉट सिट ऑन द बिल फॉर अनलिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम। अगर वो रिजनेबल पीरियड में बिल के ऊपर उनको जो यानी संविधान ने 3 चॉइसेस दिए हैं तो तीनों में से एक का चॉइस उनको करना अनिवार्य है। अगर वो नहीं करते हैं और बैठे रहते हैं तो पार्टी इज ऑलवेज एंटाइटल्ड टू नॉक द डोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट। और अगर लगता है कि एंड इट विल ऑल डिपेंड ऑन फैक्ट्स टू फैक्ट्स, एकादश अगर समझो सिंपल बिल है तो एक महीना भर भी रिजनेबल पीरियड हो सकता है और रह सकता है कि कोई एक इम्पॉर्टेंट बिल है या उस समय देश में ऐसी परिस्थिति है, इंटरनल इमरजेंसी है, एक्सटर्नल इमरजेंसी, उस समय गवर्नर शायद सोचे कि कुछ देर रुक जाए। इट विल ऑल डिपेंड्स ऑन द फैक्ट्स ऑफ द ईच केस। बट वन थिंग इज क्लियर कि गवर्नर को हमारा छूट दी है ये बात मानना ठीक नहीं है। गवर्नर को उसके ऊपर डिसीजन लेना ही पड़ेगा और नहीं लेता है तो कोर्ट वुड बी एंटाइटल्ड टू इशू रिट ऑफ मैंडेमस। हायर जुडिशरी के कई जजेस कई बार अपनी सीमा से, दायरे से आगे बढ़कर के फैसला या आदेश दे देते हैं, बाद में वो फैसले पलट भी दिए जाते हैं और वो आदेश भी पलट दिए जाते हैं। ऐसे जजों को आप क्या राय देना चाहेंगे, क्या नसीहत देना चाहेंगे, चूंकि आप बहुत वरिष्ठ हैं? नहीं, मैं तो किसी को राय देना नहीं चाहूँगा। जजेस आर वेल एक्सपीरियंस, वेल एजुकेटेड। और कैसा है कि लॉ इज इवॉल्विंग। अभी एक जैसे नरीमन साहब ने किताब लिखी है कि जो 1970s के जो डिसेंट थे वो बाद में मेजॉरिटी जजमेंट बन गए। तो लॉ कैनॉट बी स्टैटिक, यानी जैसी जैसी परिस्थितियाँ आती है उस परिस्थिति के अनुरूप कायदों के भी जो जजमेंट्स है दे हैव टू आंसर दैट सिचुएशन। और हम देखते हैं कि जैसे कॉन्स्टिट्यूशन हमारी ऑर्गेनिक है, कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट अ स्टैटिक डॉक्यूमेंट, इट्स एन ऑर्गेनिक डेवलपिंग। आज हम देखते हैं कि 75 ईयर्स में 100 के ऊपर अमेंडमेंट्स आई है। तो वैसे भी जजमेंट्स में अगर चेंजेस होते हैं तो अगर वो उस समय की परिस्थिति को आंसर करने के लिए आवश्यक है तो नथिंग रॉन्ग इन दैट। एक मसला है जिसको लेकर के शीर्ष न्यायपालिका, खासतौर पर सर्वोच्च अदालत की तरफ जनता देखती है। लंबे समय में उसे न्याय मिल पाता है और या कई दशक बीत जाते हैं। आप जानते ही हैं कि देश में पेंडेंसी लगातार बढ़ रही है। कई योजनाएं, कई सरकार ने इस पर चर्चाएं भी की, सुप्रीम कोर्ट भी बात पहुंची। क्या किया जाना चाहिए, आखिर कैसे इससे निजात मिलेगी आम जनता को कि समय पर उसे न्याय मिले? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारे देश में जो पॉपुलेशन टू जजेस का रेशियो है इट इज़ वन ऑफ द लोवेस्ट इन द एंटायर वर्ल्ड। हमारी इतनी सारी पॉपुलेशन है, उस मायने में जो हमारे जितने जुडिशियल ऑफिसर्स है दे आर डिस्प्रोपोर्शनेट। उसके बावजूद पूरी तरह से हम कोशिश करते हैं, एवरी जज ट्राइज हिज बेस्ट टू डिस्पोज ऑफ एज मेनी केसेस एज ही कैन। तो अभी कल ही प्रेसिडेंट मैडम ने बोला कि यानी इसका हल है कि जजेस ने गांव में जाना चाहिए, जस्टिस एट डोर स्टेप। तो वो बात दूसरे अभी अल्टरनेट मोड आ रहे। प्रेसिडेंट सीजीआई साहब का भी मेडिएशन के ऊपर काफ़ी उनका जोर है। तो मेडिएशन, आर्बिट्रेशन, कंसिलिएशन इस दौरे से इनको यूज़ करके अगर पेंडेंसी कम हो सकती है तो पूरा प्रयास करना चाहिए। उसमें काफ़ी हम लोक अदालत के माध्यम से भी डिस्पोजल करने की कोशिश करते हैं। देश की न्यायपालिका, सर्वोच्च न्यायपालिका के सर्वोच्च पद पर आप रहे। हायर जुडिशरी का करप्शन आता है अगर सामने तो वो बड़े पैमाने पर उस पर कदम भी उठाए जाते हैं और उठाए भी गए हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, सीजीआई की तरफ से। लेकिन जो लोअर जुडिशरी है उससे लोगों की शिकायत लगातार बढ़ती जा रही है और वहाँ पर करप्शन की जो शिकायतें हैं वो हाई कोर्ट्स में जाती हैं लेकिन उनका निपटारा नहीं हो पाता। क्या ऐसी शिकायतें आप लोगों तक पहुँच रही हैं? ये गलत है। ऑन द कॉन्ट्री
जब से शेट्टी कमीशन के रिपोर्ट के बावजूद जजेस की सर्विस कंडीशन अच्छी हो गई है, उसके बाद में यानी लोअर जुडिशरी नहीं बोलूँगा उसको मैं, ट्रायल जुडिशरी या उनके कंप्लेंट्स काफ़ी कम हो गए। और कंप्लेंट्स आते हैं तो ज़रूर हाईकोर्ट के लेवल पर, हाईकोर्ट में विजिलेंस सेल रहता है, हाईकोर्ट में उसकी अगर कंप्लेंट आती है तो इंक्वायरी होती है, और इंक्वायरी के बाद अगर ऑफिसर अगर गिल्टी फाउंड किया गया तो उसके अगेंस्ट एक्शन ली जाती है। मेरे सामने कभी ये 5-6 महीने में कम से कम 5-6 मैटर्स ऐसे आए होंगे जिसके करप्शन के एलिगेशंस के ऊपर जजेस को टर्मिनेट किया गया था। अच्छा सर, आप जब सीजेआई बने और उसके बाद महाराष्ट्र गए, जो कि आपका होम स्टेट है, वहाँ पर एक नाराज़गी आपको हुई कि वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट ने आपकी जो प्रोटोकॉल के तहत सिक्योरिटी है उस पर ध्यान नहीं दिया। बाद में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ साहब ने भी इस पर नाराज़गी जताई। क्या उपराष्ट्रपति की ओर से आपको इसके मद्देनज़र कोई कॉल, कोई पत्र या कोई बातचीत, संवाद किया गया? नहीं, मेरे ख्याल से वो मैंने एक लाइटर मोड में मेरा जो वहाँ पे फेलिसिटेशन हुआ था बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र एंड गोवा की तरफ से, तो बोलते बोलते मैंने मैं ऐसी छोटी मोटी चीज़ों से मेरे मन को मेरे आई डोंट गेट डिस्टर्ब बाय दिस। प्रोटोकॉल तो मेरे लिए बहुत ही यानी कम मायना रखता है। अभी जब भी मैं सुप्रीम कोर्ट जज भी था तो मेरे अमरावती जाता था तो मैं सिक्योरिटी के बगैर ही घूमता था। सीजेआई बनने के बाद में सिक्योरिटी वाले परमिशन नहीं देते थे, तो मैं तो अमरावती में जब जाता था तो हमारी यूनिवर्सिटी का जो कैंपस है वहाँ अकेला पैदल फिरने जाता था मेरे दोस्तों के साथ में विदाउट सिक्योरिटी। तो मेरी कुछ बात नहीं हुई थी, उन्होंने शायद पेपर में या सोशल मीडिया पे पढ़ लिया होगा। भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश के तौर पर जो देश भर में लीगल प्रोफेशन से जुड़े लोग हैं, उनसे क्या अपील करना चाहेंगे आप, जबकि इस दौर में अगर देखें तो साख पर बट्टा बहुत लगा हुआ है, खासतौर पर हायर जुडिशरी की साख? देखिए, हमेशा कहा जाता है कि जजेस को प्रोटेक्ट, एलिगेशन तो जजेस के ऊपर होते हैं, उनको प्रोटेक्ट करने वाला कोई नहीं रहता, खुद तो बोल नहीं सकते। जी। हाँ, तो मैं जो वकील बंधु है उनसे गुजारिश करना चाहूँगा कि जब जुडिशरी के ऊपर अननेसेसरी गलत एलिगेशन होते हैं तो एज अ पार्ट ऑफ द सिस्टम उन्हें करना चाहिए। और दूसरा, मैं सभी से निवेदन करना चाहूँगा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो, हमारे संविधान का जो उद्देश्य है कि इस देश के हर नागरिक को सामाजिक और आर्थिक न्याय मिलना चाहिए, उस हेतु को प्रत्यक्ष में लाने के लिए कोई भी जो गरीब सिटीज़न है उसको कम से कम खर्च में, कम से कम वक्त में कैसा न्याय मिले, इसके लिए हम सब ने मिलकर कोशिश करनी चाहिए। एक अंतिम सवाल आपसे करूँगा, चूँकि ये आम लोगों से जुड़ा हुआ सवाल है। आप देश की सर्वोच्च अदालत के सर्वोच्च पद पर रहे और आपने बड़े पैमाने पर, बड़े करीब से आम जनता को न्याय भी दिया। ऐसी स्थिति में आम जनता के लिए जो जजेस हैं, खासतौर पर लोअर जुडिशरी और उसके बाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, उनको किन बातों का ख्याल रखना ज़रूरी है? मैं ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड के लिए पूछ रहा हूँ। मैं तो हर बार बोलता हूँ कि केशवानंद भारती का जो 13 जजेस का जजमेंट है जी, उसमें जस्टिस मैथ्यूज और दो जजेस ने बोला है कि द कोर्ट्स आर ऑल्सो स्टेट विद इन द मीनिंग ऑफ आर्टिकल 12, और जब भी वो जजमेंट देते हैं तो दे आर बाउंड बाय द डायरेक्टिव प्रिंसिपल पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमारा डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कहते थे कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर एन वेपन फॉर गेटिंग सोशल एंड इकोनॉमिक रिवोल्यूशन इन द कंट्री। तो जब भी आप अपन जजमेंट देते हैं तो उसमें सिर्फ टेक्सचुअल जस्टिस नहीं होते हुए सही तरह से कैसा न्याय मिले सबको, और अपनी देश का जो संविधान का जो सपना है सामाजिक और आर्थिक न्याय का, उसको कैसा पूरा कर सके, इस दिशा में हमने सबने कार्य करना चाहिए। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो आपने सुना भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश BR गवई साहब, जिन्होंने हमें हर एक सवाल का जवाब दिया। हर एक सवाल पर उनका विचार कैसा है, उनकी राय क्या है, ये भी स्पष्ट है। कहीं कोई इफ एंड बट वाला सवाल नहीं, सीधा
ऑन द स्पॉट फैसला बुलडोजर जस्टिस पर आपको हमेशा उनकी याद दिलाता रहेगा। पीयूष पांडे, TV9 भारतवर्ष, नई दिल्ली। आपको कोल्हापुर का पूछना था ना? कोल्हापुर वाला मैं मराठी वाले में पूछूं। अच्छा, हाँ, मराठी वाले में पूछना। ये कट करो। हाँ सर, आप चाहे इधर देखें चाहे मुझे देखें। हाँ, आपको नहीं वो इधर देखेंगे आप। बताना। रोल सर, आपके पद पर रहते हुए कोल्हापुर की एक बेंच बनी, लेकिन देश में और भी जगह हैं जहां पर डिसेंट्रलाइजेशन की मांग लगातार की जा रही है। किस तरह से देखते हैं आप इस मसले को, और कोल्हापुर की जो बेंच है वो आप कितनी खास मानते हैं, खासतौर पर महाराष्ट्र के लिए? देखिए, कोल्हापुर को बेंच हो जाए, मराठी। हा, हे बघा की कोल्हापूरला हायकोर्टाचा बेंच झाला पाहिजे ही माझी मनापासूनची इच्छा होती. मी जेव्हा जेव्हा वकिलांच्या परिषदांमध्ये वगैरे जायचो त्यावेळेला मी नेहमी औरंगाबादचं उदाहरण द्यायचो की औरंगाबादला ज्यावेळेला बेंच झालं तर त्यावेळेला टीका केली गेली की इट इज नथिंग एल्स बट एन एलिव्हेटेड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट. पण मी म्हटलं की काळाने दाखवून दिला आहे की औरंगाबाद बेंच किती पुढे गेलेला आहे आणि आज औरंगाबाद बेंचनी सुप्रीम कोर्ट जज दिला, अनेक चीफ जस्टिस दिले, अनेक जजेस दिले हायकोर्टाकरता. आणि कोल्हापूरचा विशेष प्रॉब्लेम म्हणजे कोल्हापूरचे जे 6 जिल्हे होते कोल्हापूर बेंचच्या अंडर येणारे, ते रत्नागिरी असो, सिंधुदुर्ग असो, सोलापूर, कोल्हापूर, महाराष्ट्राच्या बॉर्डरवरून त्या सगळ्या पक्षकारांना मुंबईपर्यंत जावं लागायचं. आणि मुंबई किती कठीण आहे सगळ्यांना माहीत आहे. मुंबईत राहायला जे साधं लॉजमध्ये नुसतं आंघोळ करायला जायचं तर 1000-2000 रुपये लागतात. वकिलांच्या फी भरमसाठ असतात. आणि जेव्हा आपण म्हणतो की सामाजिक आणि आर्थिक न्याय झाला पाहिजे तर, आणि आपण ज्या ध्येय म्हणतो की जस्टिस ॲट डोर स्टेप, तर मग जो पक्षकार आहे ह्या दूर एरियामध्ये राहणारा त्याला न्यायापासून वंचित केल्यासारखं होईल. आणि या भावनेतून मी ठरवलं होतं की औरंगाबाद बेंच झालं पाहिजे आणि माझी मनापासूनची इच्छा होती. आणि जेव्हा मी सुप्रीम कोर्टाचा जज झालो त्यानंतर मला अनेक वेळा कोल्हापूरला बोलावलं कार्यक्रमासाठी, पण मी गेलो नाही. कारण की मी मनापासून ठरवलं होतं की कोल्हापूरला मी जाईल ज्यावेळेला मला संधी मिळेल की कोल्हापूर बेंच एस्टॅब्लिश करण्याची. सुदैवाने ती संधी मिळाली आणि कोल्हापूर बेंच सुरू झालं आणि फार चांगल्या रीतीनं काम चालू आहे तिथे. मुंबईचे अनेक वकील त्या भागातले राहणारे ते तिथे कोल्हापूरला शिफ्ट झाले. त्यांचंही जीवनमान सुधारलं, कारण मुंबईला जे छोट्याशा एका फ्लॅटमध्ये राहत होतील ते आता कोल्हापूरला बंगल्यामध्ये राहू शकतात. इट्स अ सिच्युएशन की ज्याच्यामुळे सगळ्यांचाच फायदा झालेला आहे. जे बाकीच्या आजूबाजूच्या जिल्ह्यातले वकील होते, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, सोलापूर, सातारा, ते तिथे येऊन वकिली करू शकतात. आणि म्हणून मला असं वाटतं की माझ्यासाठी ती अतिशय आनंदाची बाब आहे की मी माझ्या कार्यकाळामध्ये कोल्हापूरला बेंच स्थापित करू शकलो. दुसरा मला आनंद आहे की माझ्या अमरावती जिल्ह्यामध्ये एक आदिवासी भागातला प्रश्न होता, मेळघाट तालुक्यामधील फार पहाडी एरिया आहे, तो दुर्गम एरिया आहे. तिथल्या काही कारणांमुळे, काही टेक्निकल फॉरेस्टच्या अडचणीमुळे तिथे इलेक्ट्रिसिटी पोहोचू शकत नव्हती. परंतु माझ्या प्रयत्नांमुळे 100पेक्षा जास्त गावांना तिथे इलेक्ट्रिसिटी पोहोचू शकली आणि जे लोक अंधारात राहत होते त्यांना आता प्रकाश मिळालेला आहे. या गोष्टी मनाला आनंद देणाऱ्या आहेत. सर, आपका होम टाउन है महाराष्ट्र, कोई बचपन की याद जो आप शेयर करना चाहें हमसे और आम लोगों से, ताकि लोग ये जान सकें कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं बचपन में वो भी शैतानी करते हैं, वो भी माता पिता के साथ खेलते हैं, अपने सगे संबंधियों के साथ खेलते हैं, भाइयों के साथ खेलते हैं. कुछ आप अगर शेअर करना चाहें इन मराठी. नाही, लहानपणाच्या तर खूप आठवणी आहेत अमरावतीच्या. मी नेहमी सांगतो की माझा जो जन्म झाला त्यावेळेला आमची परिस्थिती अतिशय बेताशी अशी होती. आणि ज्या सेमी स्लम एरियामध्ये जे म्युन्सिपल स्कूल होतं तिच्या माझ्या शिक्षणाची सुरुवात झाली. पुढे वडील मग ज्यावेळेला विधान परिषदेचे मेंबर झाले, उपसभापती झाले, त्यानंतर मुंबईला गेलो त्यावेळेला
चांगलं एज्युकेशन मिळू शकलं. मला असं वाटतं की सर्वांसाठी एक प्रेरणा देणारी बाब असावी की एका म्युन्सिपल स्कूलमध्ये शिक्षणाची सुरुवात करणारा विद्यार्थी या देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या या देशाचा सर्वोच्च न्यायाधीश होऊ शकतो. हे जर प्रयत्न केला, जर मेहनत केली तर काहीही या देशात अशक्य नाही. आणि शाळेतल्या वगैरे लहानपणाच्या त्या आमच्याकडे त्या विटी दांडू म्हणतात ते खेळणं किंवा लोकरी खेळणं वगैरे या आठवणीत अजून त्या कधी जाणाऱ्या नाहीत. एक लास्ट सवाल इस पर पूछता हूँ. बुलडोजर जस्टिस से आपने लोगों को निजात दिलाई, यहाँ तक कि राजनीतिक जो गिरफ्तारियां हो रही थी उस पर भी एक लकीर खींची कि ये सही नहीं है. इन दोनों ही फैसलों को लेने में आपको कहीं कोई कठिनाई, कोई बाधा क्या महसूस हुई, या जो साथी थे आपके उन्होंने हौसला बढ़ाया, और बार का इसमें कितनी अहम भूमिका रही इस दौरान? मराठी. मी नेहमीच म्हटलेलं आहे की आर्टिकल 21चा जो फंडामेंटल राईट आहे तो इट इज मच सुपेरियर टू द स्टैच्यूटरी रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज ऑन ग्रांट ऑफ बेल अंडर द स्पेशल स्टैट्यूट. और अगर कोई आदमी विदाउट ट्रायल साल के ऊपर 1.5 साल 2 साल तक अगर सिर्फ ट्रायल जेल में पड़ा हुआ है, ट्रायल कब ख़त्म होगी वो दिखेगा भी नहीं, तो प्रोट्रैक्टेड इनकार्सरेशन विदाउट अ पर्सन फेसिंग अ ट्रायल वुड अमाउंट टू सेंटेंस विदाउट फेसिंग अ ट्रायल. तो इसमें और मैंने नया कुछ किया नहीं, मैंने जो पुराना जो जो जुना रूल है कि ग्रांट ऑफ बेल इज़ अ रूल एंड जेल इज़ एन एक्सेप्शन, उसको ही दोहराया है. और मैंने ये भी कहा कि आर्टिकल 21 राइट टू लिबर्टी उसको इतने आसानी से डिनाई नहीं किया जा सकता. और रहा मामला कि वो पॉलिटिकल मामले थे, पॉलिटिशियंस के मामले थे, तो उससे जज को कुछ फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए. जज हैज़ टू डिसाइड इन अकॉर्डेंस विथ लॉ. फिर वो ए पार्टी का आदमी रहे या बी पार्टी का आदमी रहे. मैंने कल एक कोइंसिडेंटली मेरे सामने 2-3 मैटर के फ़र्क से आए. पहला मैटर था जिसमें मैंने ईडी के बारे में कहा, जिसमें कर्नाटका में जो रूलिंग पार्टी है उससे संबंधित एक हाईएस्ट पोस्ट के आदमी कंसर्न था. 2-3 मैटर के बाद में वहाँ का एक फेमस बीजेपी का आदमी था, उसको स्टेट गवर्नमेंट की एजेंसी है वो हरास कर रही थी. तो हमारे सामने वो फ़र्क नहीं पड़ता. मैंने ईडी को भी के बारे में भी बोला, स्टेट गवर्नमेंट की जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी थी उसके बारे में भी बोला, दोनों को राहत दी. ठीक है सर, थैंक यू.